प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसका विवरण आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए, उसका क्या दर्शन है, उसके क्या लक्ष्य हैं और ये चैनल क्यों बनाई गई है, इसके विषय में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर संक्षेप में जो विवरण दिया गया है उसका आप अध्ययन करके समझ सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमने एक आलेख तैयार किया था जिसका शीर्षक था आधुनिक भारत में लोकतंत्र की आधारशिला। इस पूरे आलेख को हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं, दूसरा भाग इस तरह से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस प्रकार जैसा हम सत्ता हस्तांतरण के इतिहास में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1920 से लेकर देश आज़ाद होने तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना इवेंट भारत के विभिन्न संप्रदायों, जनसमूहों, एथनिक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी अर्थात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के ब्रिटिश शासन 1932 का कम्युनल अवार्ड एवं भारत शासन अधिनियम 1935 है। यहाँ बड़े दुख एवं आश्चर्य की बात है कि इस ऐतिहासिक प्रावधान को मात्र अनुसूचित जातियों के मामले में ही जाना समझा जाता है, जबकि ये प्रावधान अंग्रेजों ने देश के प्राय सभी समुदायों, वर्गों, एथनिक समूह के लिए किए थे। इनमें हिंदू अर्थात चतुर्वर्णी, पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां, मुसलमान, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ईसाई, मराठों आदि शामिल थे के लिए अपने अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने की पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी। इसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, खान श्रमिकों, जमींदारों तथा बागानों के मालिकों के लिए भी थी, जबकि मोहनदास करमचंद गांधी एवं सभी पुरोहितवादी मानसिकता वाले नेताओं ने मात्र पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निर्वाचन का ही विरोध उस सीमा तक किया कि M.K. गांधी इसके लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। पुरोहितवादी नेताओं के विरोध के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम तो सब लोग जानते हैं कि पुरोहितवादी यह कदापि नहीं चाहते थे कि विधानमंडलों, केंद्रीय विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अपने स्वयं के जुझारू, योग एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्व भेजकर अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित कर सकें तथा जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकें, तथा साथ ही पुरोहितवादी मानसिकता के नेता ये भी नहीं चाहते थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लोग हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मानसिक गुलामी, सब्जेक्टनेस से बाहर निकल सकें। विरोध का दूसरा कारण, जो पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण था, यह कि जन प्रतिनिधित्व की इस प्रभावी एवं समानुपातिक व्यवस्था में कांग्रेस एवं पुरोहितवादी मानसिकता वाले नेताओं के लिए ये व्यवस्था अनेक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक वर्चस्व के लिए खतरा बन गई थी। वह इस तरह से कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र में हेड काउंट का बड़ा महत्व होता है। आम जनता किन किन जनसमूहों में बंटकर एक वर्ग या समाज बनाती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि परंपरागत रूप से वे किस धर्म, आस्था एवं संस्कृति से जुड़े हैं। ये ही आधार उनके अपने अपने नेतृत्व को स्वीकार करने, अपने अपने नेता को मानने के लिए भी होते हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, एक समुदाय जब धर्म,
आस्था संस्कृति से पृथक होता है तो इस पृथक हुए समूह में से ही नेतृत्व उत्पन्न होता है। उधर हेड काउंट भी कम होने लगता है। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए पृथक से एक नेतृत्व के रूप में उभर रहे थे तो यह बात M.K. गांधी और अन्य पुरोहितवादी मानसिकता वाले कांग्रेसियों आदि को सबसे खराब लगी। उन्हें ये बात इतनी खटकी कि M.K. गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तथा मीडिया में खुली घोषणा कर दी कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं, मैं ही सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों की पैरवी कर प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार विभिन्न इथनिक वर्ग जाति समूहों के लिए निर्धारित सीटों की संख्या बल का बारीकी से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इसमें हिंदुओं के लिए निर्धारित सीटों स्थानों अर्थात 86 धन 657 बराबर 743 की संख्या में तथा मुसलमानों के लिए निर्धारित सीटों स्थानों अर्थात 82 धन 463 बराबर 554 की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। केंद्र में कुल 4 सीटें तथा सभी 11 प्रांतों में 194 सीट ही हिंदुओं के पास अधिक थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देने वाली बात एवं तथ्य है कि अन्य शेष वर्ग जाति संप्रदाय इथनिक समूहों का झुकाव एवं लगाव अट्रैक्शन एंड एफिलिएशन सबसे बड़े समूह हिंदू की तरफ हिंदुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मान्यताओं एवं वर्ण व्यवस्था के कारण तथा छुआछूत के कारण न होकर दूसरे सबसे बड़े समूह मुस्लिमों की तरफ थी। पुरोहितवादी मानसिकता वाले नेता ये भी जानते समझते थे कि यदि स्पष्ट बहुमत के लिए भविष्य में गठबंधन करने एलायंसेस की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चय ही अन्य छोटे छोटे वर्ग समूह की मुस्लिम समूह की ओर आकर्षित होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। ऐसा डर व चिंता पुरोहितवादी मानसिकता वाले नेताओं खासकर कांग्रेसी नेताओं को बहुत अधिक थी। अतः एक तरफ पुरोहितवादी नेताओं जिनमें कांग्रेसी नेता भी शामिल थे ने पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को अपने हिंदू लपेटे में लेना शुरू कर दिया। अर्थात तुम भी हिंदू हम भी हिंदू की जय जयकार करना शुरू कर दिया ताकि उनका हेड काउंट संख्या बल बढ़ सके। साथ ही उन्होंने अपना धार्मिक एजेंडा भी लागू करना शुरू कर दिया। इसमें M.K. गांधी की राम राज्य की स्थापना की घोषणा ने घी में आग का काम किया। गैर हिंदुओं खासकर मुस्लिमों के मन में इस घोषणा का ये असर हुआ कि वे ये चिंता करने लगे कि अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता हस्तांतरण किए जाने के पश्चात हिंदू राजे रजवाड़े, जमींदार, पुरोहितवादी मानसिकता के नेता मिलकर भारत को एक हिंदू पुरोहिती राज्य, ए हिंदू थ्योरेटिकल स्टेट्स बनाएंगे। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा करना तथा उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। इन सब बातों के विषय में मुस्लिम नेताओं ने गवर्नर जनरल से शिकायत भी की, लेकिन गवर्नर जनरल ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे घोषणा कर चुके थे कि उनको देश को छोड़कर जाना है। ये सब तथ्य इतिहास में दर्ज हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा तथा आरएसएस नामक संगठन भी अपने एजेंडे को प्रभावकारी तरीके से रखने के कारण अविभाजित भारत के मुस्लिमों के मन में अनेक शंकाएं जन्म लेने लगीं। इन सब का ये दुष्परिणाम हुआ कि जिन जिन भूभागों क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्या में थे उन्होंने अविभाजित भारत से पृथक होकर अपना राज्य स्टेट्स
पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना लिया। भारत से अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद फिर संविधान निर्माण, उनका अंगीकरण, एडॉप्शन की प्रक्रियाएं तथा राज्यों का निर्माण, लोकसभा सीटों, राज्यसभा सीटों, विधानसभा, विधानमंडल की सीटों का तथा अन्य अनेक संवैधानिक पदों का सृजन हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तार्किक, वैज्ञानिक, हेतुवादी, समाज शास्त्रीय, राजनीति शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर तथा विधि शास्त्रीय सिद्धांतों, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल के आधार पर नहीं हुआ। साथ ही साथ इनमें आधारभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। कृपया ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी संविधान का निर्माण हुआ, इस संविधान के जो प्रावधान थे उनके अनुसार जो आधारभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए था और भारत की जो विभिन्न इथनिक समूह हैं उनके प्रति जो संवेदनशीलता बरती जानी थी वो नहीं बरती गई। इन सब का परिणाम ये हुआ कि देश में कथित लोकतंत्र के नाम पर जो बीज बोए गए वे पुरोहितवादी, राजशाही, थियोक्रेटिक ऑटोक्रेसी की जमीन पर बोए गए और आज भारत का शासक वर्ग इस फसल को काट रहा है। असली बुद्धिजीवी वर्ग हमारी इन बात को अच्छी तरह से जानते समझते हैं। पारात ने जो जन प्रतिनिधित्व की स्कीम बनाई है उसके पीछे उक्त वर्णित ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय एवं राजनीति शास्त्रीय आधार हैं। पारात ने जो जन प्रतिनिधित्व की स्कीम बनाई है उसके पीछे उक्त वर्णित ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय एवं राजनीति शास्त्रीय आधार हैं। अतः पारात का तर्क है कि देश में जब तक प्रस्तावित स्कीम के अनुसार जन प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं किया जाता तब तक देश ही नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ना तो शांति स्थापित हो सकेगी और ना ही सही अर्थों में मानव विकास, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेनियम गोल 2025 के अंतर्गत निर्धारित करके रखा है, ये कभी भी संभव नहीं हो सकेंगे और दिन प्रतिदिन देश में समस्याओं का अंबार सा लगने लगेगा। प्रिय साथियों, इस प्रकार हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक और आधारभूत बातों के विषय में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं और आपके थोड़े से ज्ञान में हम वृद्धि कर रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।